बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे आज, तीन पहलुओं से जायज़ा लेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा हमारे साथ पहले हिस्से के अंदर मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इमरान खान लाडले हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद धरने का मकसद क्या है। इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर राशिद असलम साहब बरतानिया से। मालूम करेंगे कि मलिक रियाज साहब के खिलाफ जो केस है बरतानिया में, आखिर वो गैर कानूनी रकम का केस है या वो पाकिस्तान को तोहफे में दी गई कोई रकम है, क्यों उलझाया जा रहा है चीज़ों को। अल-कादिर ट्रस्ट बरतानिया में किस शक्ल के अंदर मौजूद है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे शब्बर जैदी साहब से, मईशत की बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में और ज़्यादा ख़राब हो रही है। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान साहब को अदलिया से नॉन स्टॉप रिलीफ मिला है, ब्लैंकेट रिलीफ मिला है। कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद थी क्या, पहले ऐसी कोई प्रेसिडेंट थी? देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से मुझे हैरत हुई क्योंकि जब उन्होंने ये करार दिया कि खान साहब को जो बायोमेट्रिक के कमरे से, जो कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुडिशल प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, तकमीली हिस्सा होता है, पिटिशन जब तक बायोमेट्रिक उसकी तस्दीक साइल न करवाए वो सुनवाई के लिए लगती नहीं है, और सुनवाई के लिए तभी लगती है जब बायोमेट्रिक होता है। और बायोमेट्रिक के कमरे से वहां घुसकर 50-60 लोग घुसकर वहां जो है वहां गोलगप्पाड़ा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, वहां से डंडे मार के या जो भी करते हैं साहिल को उठाते हैं और वहां वकला को मजरूब करते हैं, जख्मी करते हैं, हाई कोर्ट के अमले से बदतमीजी करते हैं। तो फिर जाहिर है कि ये गैर कानूनी था, इसलिए कि एक सैंक्चुरी ऑफ जस्टिस, एक अमन का गहवारा जहां लोग अपनी जो है वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ नालिश लेकर जाते हैं, वहां से अगर उसके गिरफ्तार किया जाता है तो लामहला वो न सिर्फ मुजरमाना जो है जराइम का इर्तिकाब किया जाता है बल्कि वो गैर कानूनी भी होता है, गैर आईनी भी होता है। तो फिर मुझे हैरत थोड़ी सी हुई कि फिर भी उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया, हालांकि पुलिस यानी कस्टडी में भेजना चाहिए था आईजी को, इस्लामाबाद को। अगर किसी को बंद करना चाहिए था तो इंटीरियर सेक्रेटरी को बंद करना चाहिए था। अगर किसी को जो है पाबा सलासल करना था तो फिर उन लोगों को, जो उनकी नैब वाले लोग जो गिरफ्तार करने अंदर गए थे, अंदर मुदाखलत बेजा मुजरमाना करके। थोड़ी सी तो उल्टा उनके साथ थोड़ी सी जाती हुई कि रात को। लेकिन खोसा साहब, जो ब्लैंकेट रिलीफ मिला कि आप 16 एमपीओ में भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप किसी मुकदमे में जो मालूम है उसमें भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, जो नामालूम है उसमें भी नहीं करेंगे, वो देखें, जब आपको साबित हो गया कि ये बददियानती से उन्हें जो है अदालत की सेंचुरी से अगवा करके उठाया गया, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदालत दुनिया की वो ये रिलीफ ना देती। और खुसूसन जब वो उन केसेस में जहां वो अपनी नालिश लेकर गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जाकर पेश हों, साथ ही आप लोगों ने खबरें चलाई कि पंजाब से बहुत बड़ी पुलिस की खेप उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ गई है। तो मुझे बताओ कि अंधी हो जाए अदालत, कोई अंधा हो जाए कि जी साहिल एक जो लेने आया है, हमसे नालिश करने आया है, और उन्होंने अदालत की भी सैंक्टिटी को पामाल किया है, आईनी तहफ़्फ़ुज़ात को धज्जियां उड़ा के बखेर दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गैर आईनी गिरफ्तारी है, गैर कानूनी गिरफ्तारी है, गलत गिरफ्तारी। तो फिर क्या ये ब्लैंकेट कवर कोई भी अदालत होती ये देती? और ये पहली दफा, माफ कीजिएगा, नहीं हुआ तारीख में। पाकिस्तान की अदलिया का मकसद ही लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और खुसूसन जब जो अमल बददियानती, बदनीयती यानी मैलाफाइडे पर जो है मबनी हो और वो साबित हो जाए। इसमें तो साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फतवा दे दिया। नंबर एक, हाई कोर्ट ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस दिए, चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत का नोटिस आईजी पंजाब को, आईजी इस्लामाबाद को दिया और सेक्रेटरी इंटीरियर को दिया, और साथ ही रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात
कायम किए जाएं, जिन्होंने हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में मुदाखलत बेजा मुजरमाना की है, जिन्होंने आके हमारे बायोमेट्रिक के कमरे से आके दखल अंदाजी की है, और जिन्होंने हमारे अमले के साथ आके बदतमीजी की है, वकला को मारा है। अमले मैं तो खुद देख के आया हूँ, खिड़कियां टूटी हुई और जो है वो मेरे और जो कुछ भी इन्होंने वहां तोड़ा है, ये भी मिसचिफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल ट्रेसपास, और ये तमाम जराइम का इर्तिकाब होता है, और रजिस्ट्रार को हुक्म हुआ है कि तुम पर्चा दर्ज करो। अच्छा खोसा साहब ये फरमाएं, कल अब एहतजाज होगा, पीडीएम यानी कि हुकूमती इत्तेहाद का एक बड़ा हिस्सा 75, 80, 90% वो एहतजाज करेगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर। मकसद क्या है? वो फैसले से बचना, क्योंकि इंतखाबात तो हो नहीं सके पंजाब में जो कल होने हैं। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चाहें तो इंतखाब कल होने थे, जो नहीं होंगे तो परसों एहतजाज हो जाएगा। तो एहतजाज का मकसद उस नाअहली से अपने आप को रोकना है, अदालत पे दबाव करना है। आप एक सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर आप बार के मेंबर हैं, आप क्या समझते हैं? देखें, अब इनको 144 नहीं नजर आता, अब नहीं लगाना। पीडीएम पर तो 1 मिनट में लगाया, सॉरी पीटीआई पर तो 1 सेकंड में लगाया था। अब इनको रेड जोन नजर नहीं आई है, जिस रेड जोन में इनको इजाजत होगी, या ये जत्था लेकर आएंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब यहाँ तक आ रहे हैं, यानी पहले तो इनको कभी आज तक किसी को इजाजत नहीं मिली, और फिर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के सामने आके ये धरना देंगे बकौल उनके। तो अगर इस तरह से आपने जो है खुली छूट देनी है, तो फिर ये 1997 वाला रिपीट परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, मोहतरम इमरान खान जो लंदन से हुक्मनामे जारी कर रहे हैं, तो फिर वही कुछ है कि अदालत उज़्मा पर हमला करो। सुप्रीम कोर्ट पर ये हमला है, ये बगावत है आईन के साथ, ये सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक के मुतरादिफ होगा। अब देखते हैं कि इसको कितना पुरअमन रखती है पीडीएम की हुकूमत है, जिसमें खुद मौलाना साहब एक लाजमी उसका आंसर है, जिस तरह आपने कहा बहुत फहाल किस्म का है। तो लगाएं, अगर इस तरह की आपने एक रवाज डालने हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना, ये सारा फरार है इलेक्शन से, और सुप्रीम कोर्ट को इन हरबों से तो नहीं दबा सकते, आप खातिर जमा रखें। अच्छा क्या लगता है खोसा साहब, फैसला क्या आना है? कोर्ट सख्त एक्शन लेगा पंजाब में इलेक्शन ना होने पे, या प्रेडिक्शन क्या है आपकी? यार तुम मुझे प्रेडिक्शन करवाओगे कहीं, अगर वही कुछ। सर आप कानून के डॉक्टर हैं ना, नब्ज देख के बता देंगे क्या होने वाला है। मैं कहने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ, लेकिन फिर कहेंगे देखा जी, देखा इनको पहले पता था, देखा इन्होंने जो है पहले ही साथ बात कर रखी थी, देखा इन्होंने फला। भाई सीधा सीधा नबिश्ता दीवार है, या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीर वाली सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी, नजरिया जरूरत के तहत ये खत्म हो जाएगी, और या ये कार्नीलियस की तरह ये जो है अपने आप को दलेरी साबित करेंगे। सो अगर सुप्रीम कोर्ट के वजूद को बरकरार रखना है, तो इन्हें तौहीन अदालत के उस दिन यानी सोमवार को इन्हें यकीनन इसको नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि जिस वक्त नोटिस मिल रहा होगा, बाहर एहतजाज हो रहा होगा खोसा साहब। बिल्कुल होगा, इनको नाअहल भी करेंगे, इनको पाबंद सलासल भी करेंगे, इनको जेलों में भी भेजेंगे। अगर ये नहीं भेजेंगे तो फिर ना कोई रूल ऑफ लॉ रहेगा इस मुल्क में, ना सुप्रीम कोर्ट का वजूद रहेगा, ना कानून की जो है पासदारी होगी। ये करना पड़ेगा, और हम सब सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होंगे। आप देख लीजिएगा, अगर ये समझते हैं कि एक करारदाद, ये सियासी मजलूम नहीं बनेंगे, आप देख लेंगे सियासी मजलूम बनना चाहते हैं, सियासी मजलूम नहीं बनेंगे। अवाम ने इनके मजमूम अज़ाइम को देख लिया है। खोसा साहब एक आखिरी मिनट है, अगर आप कुछ सियासी में आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। खान साहब तो जमान पार्क बाहिफाजत कल पहुंच गए, लेकिन जिन्होंने लाहौर के अंदर तोड़फोड़ की, जिन्होंने कराची में की, जिन्होंने इस्लामाबाद में की, केपीके के अंदर की, वो बेचारे जेलों में जाएंगे, और सियासी कारकुन बेचारे के साथ होता भी यही है। किस कानून के तहत इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और आपको क्या लगता है कि इस तरह की तोड़फोड़ किसी सियासी जमात के लिए फायदेमंद है? मैं खुद भाई गवर्नर रहा हूँ, गवर्नर हाउस के अंदर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती है। मुझे बताओ गवर्नर हाउस में कैसे आराम से दाखिल हुए देखा। और इसी तरह जो है कोर कमांडर हाउस जो है, वो सड़कें सारी जो है इर्द गिर्द की बंद होती हैं, कभी मैंने नहीं देखा वहां से कोई गुजर भी सकता हो, वो भी खुली हुई पाई गई। और आपने मॉडल टाउन का अगर सानिया देखा हो, तो गुल्लू भट्टों के पुलिस की मुकाबली मौजूदगी में शीशे तोड़ते हुए, शीशों को मारते हुए, स्मैश करते हुए, 12 लोगों को गोलियां मारते हुए
सबके सामने ये राना सनाउल्लाह का ऑपरेशन था। वही माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब है जो लंदन से हुक्मनामे फरमान जारी कर रहे हैं, वही शहबाज शरीफ है जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर था। कोई तब्दीली नहीं है, इनका मोडस ऑपरेंडी वही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में हमला हो 1997 का, चाहे मॉडल टाउन ऑपरेशन हो, चाहे ये 9 मई का जो है जो कुछ हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान में हम अल कादिर ट्रस्ट केस जिसको समझते हैं वो बुनियादी तौर पे इनिशिएट हुआ था बरतानिया में, वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनिशिएट किया था। यहाँ तक तो सबको पता है कि एनसीए ने इनिशिएट किया, रकम जो है वो पाकिस्तान आई, हुकूमत पाकिस्तान ने वो रकम कौमी ख़जाने में जमा करने के बजाय वो मलिक रियाज साहब को वापस कर दी, और वापस ऐसे की कि उनके एक जुर्माने के अंदर उसकी सेटलमेंट कर ली। जुर्माना बहरिया टाउन कराची के हवाले से था। यहाँ तक तो सबको पता है अल कादरिया ट्रस्ट के इसलिए बना कि उस रकम के एवज कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने रिश्वत ली या सियासी फ़ायदा लिया और ज़मीन जो है वो मुफ्त में मलिक रियाज साहब से झेलम के करीब ली। ये सारे का सारा केस है, लेकिन आगे और पीछे ना कोई बयान करता है, ना किसी को मालूम है। ट्वीट आ रहे हैं मुस्तकिल शहजाद अकबर साहब की तरफ से, जिनकी तरफ से इनिशिएट हुई थी इंक्वायरी, जिनकी तरफ से ये सारा मामला इनिशिएट हुआ था, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो बेगुनाह है। जो रकम बरतानिया ने पाकिस्तान को भेजी वो मलिक रियाज को देने के लिए ही भेजी थी, और उन्होंने जो है वो काबीना की मंजूरी से दे दी। बहरहाल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको तो एक जानिब हम देख ही रहे हैं, मुस्तकिल उसके ऊपर बात भी हो रही है कि ज़मीन मिल गई, और ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब ने यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ली थी, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था। लेकिन करप्शन के जो उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, आखिर बरतानिया में जो तहकीकात थी वो थी क्या। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर राशिद असलम साहब, माहिर कानून है, बरतानिया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एनसीए के साथ क्या डील होती है, कैसे डील होती है, क्यों एनसीए इंक्वायरी इनिशिएट करता है, आखिर जुर्म अगर हुआ था तो वो था क्या, और अगर वो जुर्म नहीं था तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को रकम क्यों भेजी गई, मलिक रियाज साहब को क्यों नहीं दे दी गई। राशिद असलम साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी ज़रूरत थी हमें, क्योंकि यहाँ अल कादरिया ट्रस्ट केस तो सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हकीकत क्या है पता नहीं है। मलिक रियाज साहब का केस जो है उसमें एनसीए ने आखिर तहकीकात इनिशिएट की क्यों थी? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली इसमें यहाँ पे ये होता है कि बैंक्स में अगर कोई पेमेंट आए और उसका सोर्स ऑफ फंड कोई मौजूद ना हो और बैंक उस पर सस्पिशियस हो जाए, तो बैंक एक एसएआर रिपोर्ट इशू करता है एनसीए को भेजता है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। तो इस हवाले से ये रिपोर्ट एनसीए के पास गई। एनसीए ने बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन उस रिपोर्ट की बेसिस पे शुरू की। एनसीए ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से 8 से 9 अकाउंट्स के फ्रीजिंग ऑर्डर लिए थे और ये सारी पेमेंट फ्रीज हो गई थी। तो इसमें आगे ये होता है कि जब कोर्ट में केस जाता है या उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो एनसीए की ये कोशिश होती है कोर्ट में जाने से पहले कोई इस किस्म की सिविल सेटलमेंट कर ली जाए, क्योंकि इसमें मलिक रियाज साहब बाहर थे, पाकिस्तान में मौजूद थे। यहाँ पे अगर कोई शख्स हो तो डिफरेंट सिचुएशन होती है, उस पर क्रिमिनल एक्ट जो है उसको नाफिज करना ईजी होता है, लेकिन चूंकि वो बाहर थे तो ऐसी सूरत हाल में एनसीए ये कोशिश करती है कि कानूनी पेचीदगियों में ना पड़े, बिकॉज कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में उसको प्रूव करना वो बड़ा लंबा और लेंथी प्रोसीजर होता है। तो इसमें एक सेटलमेंट हुई जिसमें 190 मिलियन की ये टोटल सेटलमेंट थी। उसमें 140 मिलियन पाउंड जो थे वो उस वक्त बैंक अकाउंट्स में मौजूद थे। अब जब वो सेटलमेंट हो जाती है तो उसके हवाले से उसी दौरान ये यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन हुआ था अगेंस्ट करप्शन, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज थे उनको ये कहा था कि आपके यहाँ पे पेमेंट्स आती हैं जो तरक्की पजीर ममालिक है उसमें से, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अगर कोई पेमेंट ऐसी साबित होती है जो टैक्स एविजन का पैसा है या जिसमें करप्शन का पैसा इन्वॉल्व है या जिसका कुछ लेजिटिमेट सोर्स नहीं है या टेरर फाइनेंसिंग के लिए कोई पेमेंट आई है, तो आप उसको उस कंट्री को वापस करें, उनके अवाम को वापस करें ताकि वो फंड्स उनके अवाम पे यूज हो सके। आप ये कर सकते हैं, जो भी स्टेट है जैसे यूके इस पूरे केस में वो अपने खर्चे इसमें ले सकती थी, अपने एक्सपेंसेस ले सकती थी जो भी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हुए थे, बाकी पैसा सारा पाकिस्तान को जाना था। तो इस हवाले से फिर 2 एग्रीमेंट जो थे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सस्पिशियस एक्टिविटी उनको लगी, यानी कि ये पैसा जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान से आया, तो क्या इन्होंने कोई करस्पॉन्डेंस की होगी मलिक रियाज साहब से कि आपके ये पैसे आए हैं, आप इसका प्रूफ ऑफ इनकम दें या आप इसका सोर्स ऑफ इनकम दें, ये टैक्स मनी थी नहीं थी, ये किस तरीके से बरतानिया पहुंची, ये सारा अमल भी हुआ होगा बीच में, या बस बराह रास्त जो है उनको कहा कि जी ये पैसे आपके आए थे हम आपकी स्टेट को वापस कर रहे हैं?
नहीं, उसमें बेसिकली एनसीए की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रूव करे कि ये जो इल गॉटन मनी है या इसका सोर्स ऑफ फंड जो है लेजिटिमेट नहीं है। और ठीक है। मलिक रियाज साहब के साथ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई थी। उस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में दोनों पार्टीज का आपस में एग्रीमेंट हो गया था। अगर आप कहें कि ये लाइक पेमेंट आई उसके बाद वापस कर दी गई, ऐसा नहीं था उसमें, बल्कि मलिक रियाज साहब इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी से बच गए थे, अदरवाइज उन पे क्रिमिनल केस यूके में होना था। ठीक है। वो एक सिविल जो सेटलमेंट उसकी सूरत में ये एग्जीक्यूट किया गया था, मुआहदा जो हुआ था। आगे मैं थोड़ा सा इसको फर्दर बता दूं तो इसमें बेसिकली दो मुआहदे टोटल हुए थे। एक एग्रीमेंट था बिटवीन मलिक रियाज एंड एनसीए, और दूसरा एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत पाकिस्तान के साथ। ठीक अब है। उसमें ये होता है नॉर्मली कि जो इस किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें अंडरटेकिंग ली जाती है रिसीविंग स्टेट से, जो कि पाकिस्तान था, कि आप इसके जो भी कंटेंट्स हैं वो पब्लिश नहीं करेंगे या पब्लिक नहीं करेंगे उसको। उसकी तो क्या वजह पाकिस्तान होती है? गवर्नमेंट, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं स्टेट्स की आपस में, जब वो इस किस्म की कोई पेमेंट करते हैं तो हो सकता है उन्होंने कोई और भी इसमें फायदा लेना हो या और कोई शिकें इसमें डाली हो। क्योंकि स्टेट को अगर 140 मिलियन का फायदा एक स्टेट दे रही है तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो चाह रहे होते हैं, तो इसी ठीक वजह है। से इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ये एक नॉर्मल अमल है, ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ हुआ। अब इसमें जो एक अहम बात है कि ये जो एक्ट था, यहाँ पे जो क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट, वो 2017 में आया था। उसके बाद ये सबसे बड़ी पेमेंट थी जो पकड़ी गई थी। अच्छा। इतनी बड़ी पेमेंट और किसी इवन यूरोपियन कंट्री में भी नहीं पकड़ी गई थी। ये सबसे बड़ी पेमेंट थी जो यूके में पकड़ी गई थी और वो वापस की गई। अब 140 मिलियन वापस किया गया था। 50 मिलियन की प्रॉपर्टी थी जो अभी सेल नहीं हुई थी, वो 50 मिलियन अभी तक मेरा ख्याल है कि वापस नहीं किया गया। ठीक है। 140 मिलियन पाकिस्तान में चला गया था। अब पाकिस्तान की हुकूमत की मर्जी थी वो जिस भी अकाउंट में लेते, और गवर्नमेंट ने अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दिया या कोई अकाउंट दिया तो वो ऑब्वियसली रिसीविंग स्टेट किसी भी अपने ऑफिशियल अकाउंट में ले सकती है। उसमें कोई यूके की हुकूमत को कोई इसमें इशू नहीं था। उनकी अंडर जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उनकी ये ड्यूटी थी कि पाकिस्तान को वो सारे पैसे वापस करते जो उन्होंने वापस कर दिए थे। तो ये अच्छा, सारा इसमें मुझे इसमें एक चीज़ पूरा आप काम। बताइएगा राशिद साहब, अगर मलिक रियाज साहब ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते कि उनके पैसे दुरुस्त चैनल से आए, टैक्स उसके ऊपर प्रॉपर पे किया गया, वो 2 नंबर के या काला पैसा नहीं था, अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो जाते तो क्या पैसे उनको वहीं वापस मिल जाते हैं या उस सूरत में भी पाकिस्तान ही भेज जाते कि जी वापस आप दोबारा लें और दोबारा सारा प्रोसीजर करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो पैसे फिर इनको वापस मिल जाते। इनके जो अकाउंट्स थे जो फ्रीज हुए हुए थे, उनका फ्रीजिंग ऑर्डर खत्म हो जाता, क्योंकि ये कोर्ट में जाते, ये पेश करते अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स कि जो पेमेंट आई है 190 मिलियन की, ये जो टोटल जो वर्थ है उसका हमने टैक्स पाकिस्तान में दिया हुआ है या दुनिया में जहां भी बिजनेस किया है वहां से दिया, वो लेजिटिमेट सोर्स के जरिए आया, ठीक है। प्रॉपर बैंकिंग के थ्रू आया हुआ है। ये इसका मतलब है इस पूरे अमल में उनके पास ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी वजह से ये कन्फिस्केशन हुई या फ्रीजिंग ऑर्डर हुए और ये सारा पैसा वापस किया गया पाकिस्तान को। इसका मतलब मैं वाज़ेह तौर पर समझ सकता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वो मलिक रियाज साहब से तहकीकात करते कि आपके जो पैसे बरतानिया में पकड़े गए, आप ज़रा उसका हिसाब दें कि वो पैसे आपने कहाँ से कमाए, कैसे कमाए, टैक्स दिया नहीं दिया, आपने बरतानिया कब भेजे, कैसे भेजे। हुकूमत पाकिस्तान को भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रोब करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए थी। उसमें नॉर्मली यही होता है कि जो रिसीविंग स्टेट होती है, क्योंकि एनसीए की जो सारी इंक्वायरी थी उसके एक तो ये डॉक्यूमेंट्स मांग सकते थे, उसकी बेस पे पाकिस्तान में केस चल सकता था, जो कि पाकिस्तान हुकूमत ने कभी भी नहीं किया। इवन मेरा ख्याल है कि इस बेस पे कोई एफआईआर भी नहीं हुई होगी, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है कि नहीं हुई। अब आगे इसमें रिसीविंग स्टेट के पास इख्तियारात होते हैं कि उनको वहां पे उनके ऊपर जो भी मुकदमा जारी करें उसको, उसमें सजा उनको दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने उस अमल को अडॉप्ट नहीं किया तो ये पाकिस्तान स्टेट की अपनी मर्जी हो सकती है। इसमें यूके की गवर्नमेंट उनको इसके लिए पुश नहीं कर सकती। लेकिन हम यहाँ पर ये एस्टेब्लिश करने में, समझने में कामयाब रहे हैं कि जो पैसा मलिक रियाज साहब को वापस पाकिस्तान में जुर्माने की सूरत में, जुर्माने में एडजस्ट होने की सूरत में मिला, वो बरतानिया में वाइट नहीं था, बरतानिया में प्रूफ नहीं कर सके मलिक रियाज साहब, लिहाजा उस पैसे को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस किया कि आपके पास से आया था, अब आप जाने, आपका काम जाने, तहकीकात करें, इसको आग लगा दें या कुछ भी कर दें। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे लेजिटिमेट सोर्स ये साबित नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये कन्फिस्केशन हुई। उसके बाद पाकिस्तान को वो वापस किया गया अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। ठीक, ये ठीक बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। ठीक सर, ठीक सर। मैं थोड़ा सा ये केस सारा समझ में आ गया। बुनियादी मकसद ये था क्योंकि इसमें जो शहजाद अकबर साहब मुस्तकिल ट्वीट कर रहे हैं, वो इन ट्वीट के जरिए, वैसे तो मुल्क से वो चले गए
लेकिन उन ट्वीट्स के जरिए वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई मसला था ही नहीं और वो मलिक रियाज साहब को ही वापस दिए थे, लेकिन गवर्नमेंट को कहा कि आप दे दीजिएगा, हम शायद नहीं दे सकते। तो बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एवन फील्ड के बाहर एहतजाज मुस्तकिल होता था, जहाँ पर हमने देखा कि लोग रोज़ाना पहुँचते थे, फिर खबर ये आई कि पाबंदी लग गई। तो बरतानवी कानून में ये अमल कब होता है कि पाबंदी लगाई जाए ऐसी किसी जगह पे? देखिए, अगर लोकल रेजिडेंट्स जो उस गली के जो बाशिंदे हैं, जो रहायशी हैं, अगर वो पुलिस को ये कंप्लेंट करते हैं कि ये पूरे प्रोटेस्ट के नतीजे में उनकी जो रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हो रही है, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस इस किस्म का इकदाम करती है कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो पाबंदी 2 दिन के लिए थी, आज सैटरडे के लिए नहीं है वो पाबंदी। वो ये जो वर्किंग डेज थे उसमें ये पाबंदी जरूर थी, और यहाँ की पुलिस, यहाँ की इंतजामिया ये पाबंदी लगा सकती होती है, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल कुछ इस किस्म की रिक्वेस्ट आनी चाहिए, कंप्लेंट्स आनी चाहिए, जिसकी बेसिस पे एक्ट किया जा सके। तो अगर उन वहां के रहायशी, वहां के रेजिडेंट जो भी हैं उस गली में, उस स्ट्रीट में, उस एरिया में, अगर उन्होंने इस किस्म की कंप्लेंट्स की हैं तो उसके नतीजे में ये पाबंदी लगी है। किसी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर वहां पर कोई एहतजाज में कोई हंगामा राई करे एवन फील्ड के बाहर, या हमला कर दे मियां नवाज शरीफ या उनके साहबजादे पे? बिल्कुल किया जा सकता है, और माजी में भी ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में गिरफ्तार हुए हैं। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है, कोई वायलेंस करता है किसी भी शख्स के खिलाफ, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इवन अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी को, तो उस हवाले से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एक आखिरी चीज़, अगर बैरिस्टर साहब आपकी फील्ड से मुतालिक नहीं है, लेकिन अगर आप आंखों देखा हाल बता सकें, गिरफ्तारी के बाद खान साहब की लंदन में एहतजाज हुआ, आप जहाँ पर मुकीम है, आपने कोई पाकिस्तानियों में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई बहुत एहतजाजी मामला देखा, एहतजाजी रवैया देखा? देखिए, मेरा ऑफिस वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के ऑफिस के पास ही है, तो वहाँ पे हर दूसरे दिन वहाँ पे मेला लगा होता है इस किस्म का एहतजाज का। ये डेली का बेस का मामूल है। और दूसरा ये भी है, सेंट्रल लंदन में जहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, वहाँ पे मार्बल आर्च है, लोग वहाँ पे एहतजाज करते हैं, उसके बाद एजवे रोड पे इधर उधर फिरते हैं, वापस आ जाते हैं, पूरा डे आउट भी हो जाता है, एहतजाज भी हो जाता है। तो ये अब से नहीं, ये काफी अरसे से हो रहा है। और लेकिन जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो यहाँ पे एक एग्रेशन देखने में आया, क्योंकि यहाँ पे यूके में स्पेसिफिकली पीटीआई का वर्कर काफी चार्ज्ड है, काफी एक्टिव है बनिस्बत बाकी जमातों के, नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, क्योंकि यहाँ पे उनके इलेक्शंस होते रहते हैं, बाकी चीजें होती रहती हैं, शायद इस वजह से है, लेकिन वो थोड़े चार्ज्ड है एज कम्पेयर टू बाकी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राशिद असलम साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें केस समझाया। हमें ज़रूरत थी कि कोई आदमी ये तो बता सके कि अलकादिर ट्रस्ट तो बाद में है, लेकिन वो रकम आने का जो मामला है उसका क्या सूरत हाल थी। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है FBI के, इसके साथ साथ मईशत के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शब्बर साहब, बड़ा आसान सा सवाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम किस तरीके से मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है, ख़ास तौर पे कि जब मुल्क में कारोबार बंद हो रहा हो, तोड़ फोड़ हो रही हो? देखिए, हमारे माशी हालात निहायत ख़राब हैं और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। और अब जो दरमियान में सियासी अदम एतमाद, इतनी ज़्यादा सियासी पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं, तो मतलब आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो एक माशी तनज़्ज़ुली का बॉटम लाइन आना था, या बिल्कुल निचली सतह पे जाना था, हम उसके बहुत करीब आ गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को एक निहायत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। और पाकिस्तान बहुत शदीद माशी मुश्किलात की तरफ आगे बढ़ रहा है। शब्बर साहब, लोग ये समझना चाह रहे हैं कि एक दिन अचानक, जिस दिन खान साहब गिरफ्तार हुए, डॉलर 15 रुपये बढ़ जाता है, फिर डॉलर 14 रुपये नीचे आ जाता है, तो इतनी तेजी से डॉलर बढ़ता घटता कैसे है? आम आदमी को समझ में नहीं आती है सूरत हाल। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त डॉलर की शक्ल है, डॉलर की जो प्राइस है, वो तकरीबन गवर्नमेंट के, मतलब जिसे कहते हैं कि इदारों के कंट्रोल में नहीं है। और ये जो आपको प्राइस नज़र आती है, ये मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा
लफ्ज तो गैम्बलिंग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा सट्टा हो रहा है और पाकिस्तान की करेंसी को बहुत बुरी तरीके से आगे पीछे किया जा रहा है। मगर इसके साथ साथ ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो तनज़्ज़ुली पाकिस्तान की करेंसी में आ रही है, आने वाले टाइम में बैरूनी हालात, बैरूनी अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर के हालात बहुत ख़राब हैं और मैं कहना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान को आगे जाकर अपने बैरूनी वसाइल में जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा खतरात हैं और ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक तरफ जो है वो हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब बड़े पुरएतमाद होते हैं जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आते हैं। मैं उसकी तरफ तो आता हूँ, IMF की शराइत की तरफ भी आता हूँ, लेकिन डार साहब ने एक बात की कि जो मेरे जहन के अंदर अटक गई। मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कहते हैं कि पाकिस्तान को गैर मुनसिफाना आलमी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है या निशाना ना बनाया जाए, इस तरह का मुतालबा उन्होंने किया। तो ये महसूस हो रहा है कि हम इंटरनेशनल सियासत का निशाना बन रहे हैं? देखिए, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो डार साहब तो अभी आए हैं। मैंने तो 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल, या ये मुल्क आगे जाके डिफॉल्ट करेगा, और मैं उस वक्त पाकिस्तान का वाहिद आदमी था जो ये बात कह रहा था। बिल्कुल। अब आप सारे और डार साहब भी ये कह रहे हैं, कोई कहता है मैंने डिफॉल्ट से बचा लिया, कोई कह रहा है मैं डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहा हूँ, कोई कुछ और कह रहा है। बात ये है कि ये सारे या तो हालात को समझ नहीं रहे हैं या ये समझना नहीं चाहते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है कि जो पाकिस्तान के बैरूनी डॉलर के इनफ्लो और आउटफ्लो की पोजीशन है, उसमें पाकिस्तान अपने फॉरेन के आउटफ्लो को मैनेज नहीं कर सकेगा और ये डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। और अगर आप मुझे और फॉलो करते रहे हैं जी। तो मैंने एक बात उस वक्त भी कही थी जब IMF का डेडलॉक हुआ था। मैंने कहा था कि ये डेडलॉक इसलिए हुआ है कि अमेरिकन जो हैं, जो कि IMF को मैनेज करते हैं, बिल्कुल, जो IMF के मेन एडवाइजर्स हैं, वो हमारे से नाखुश हैं और वो हम ये चाहते हैं कि अगर हम देखें, इसमें थोड़ा सा और आगे चलते, ये हकीकत है कि पाकिस्तान अपने कर्जे अदा नहीं कर सकेगा। अच्छा। अब अदा नहीं करने की दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये होती है कि आप डिफॉल्ट करें और लोगों को कहें कि हम नहीं दे सकते। एक शक्ल ये होती है कि आप डिफॉल्ट नहीं करें, आप ये कहें कि हम नहीं दे सकते, हमें और कर्जे दे दें तो हम उस कर्जे से पिछला कर्जा अदा कर देंगे। ये इसमें आप समझे कि डिफॉल्ट नहीं होता और हम आगे पैसे लेकर दूसरे पैसे दे देते हैं। डार साहब जो बातें कर रहे हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि वो अगले कर्जे लेकर अभी पिछले कर्जे पे कर दें। उनको भी ये बात पता है कि अपने पास हमारे रिसोर्सेज नहीं है। अब इसमें दो प्रॉब्लम आ गई हैं। पहली प्रॉब्लम ये आ गई है कि बाजार से जो कर्जे होते हैं, जिसको हम मार्केट का डेट देते हैं डॉलर में, वो हम इसलिए नहीं उठा सकते कि हमारा डिस्काउंट रेट बहुत ज्यादा हो गया है। मींस हमारा जो क्रेडिट रेटिंग है वो इतनी खराब है कि अगर कोई हमें कर्जा देता है 100 रुपए तो एक्चुअली वो हमें सिर्फ 30 सेंट दे रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो पुराने लोग जो हमें कर्जा देते रहे हैं, एजेंसियां, वो हमें कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये राज साहब ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल सियासत है। मैं इसको सियासत नहीं कहता। क्या आप ये यकीन रखते हैं कि आप खुद कुछ नहीं करेंगे और लोग आपकी मदद करते रहेंगे? ये राज साहब गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। अगर आपके पास तप्पड़ है तो पैसे खुद जनरेट करें, अपने आप को इंसान बनाएं। अगर नहीं है तो फिर जब देने वाला है वो तो अपनी शराइत पे ही देगा ना जी। बिल्कुल ठीक है। शब्बर साहब, हुआ ये कि इसहाक डार साहब ने कहा, कल उन्होंने कहा कि हमने सारी शराइत पूरी कर दी हैं, अब सब कुछ इसहाक जो है वो IMF के ऊपर मुनासिर है। लेकिन आज हमारे सामने IMF की शराइत आई हैं। उन्होंने मजीद पाकिस्तान से यकीन दहानियाँ मांगी हैं कि पहले जो कर्जे आपके ड्यू हैं वो कैसे वापस करेंगे, कौन कौन आपको जो पैसे देगा, आपको मजीद फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। इस तरह की बातें जो वो पहले भी कर रहे थे, मजीद तफसील से उन्होंने बयान की हैं।
तो क्या अब आपको लगता है कि हम एक वक्त आने वाला है या वक्त आ चुका है कि हम इस उम्मीद को अब छोड़ बैठे कि IMF से हमें कुछ मिलेगा? देखिए, फिर वही वाली बात है कि आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो जो IMF की बात आप आज कह रहे हैं, ये मैं बात पिछले अच्छे 4 महीने पहले कह चुका हूँ। बिल्कुल ऐसे जब ये डायलॉग जब वापस गए थे तो मुझे मेरी पुरानी आप टेप देख ले, मैंने ये सारी बातें उस वक्त भी कही थी कि ये बेवकूफ लोग हैं पाकिस्तानी, इनको समझ नहीं आ रही कि IMF क्या कह रहे। देखिए, मेरी बात को दोबारा समझे। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आदमी आपको पैसे क्यों देगा जब आप उसे पता है कि आप अपने पैसे वापस नहीं कर सकेंगे। हम क्यों उम्मीद लगा के बैठे हैं? अच्छा, अब IMF वाले आपको कर्जे देने के लिए तैयार हैं, वो आपको कर्जा देने के लिए तैयार हैं, मगर आपको कर्जा उस वक्त देंगे जब आप ये इंश्योर करें कि जो उनसे कर्जा लेंगे वो आप चीनी कर्जा उतारने के लिए पे नहीं करेंगे। ठीक हो गया। मतलब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान वो अमेरिका से डॉलर आए और वो आगे चाइना को चला जाए, ये उसके लिए वो तैयार नहीं होंगे। इसको आप आलमी सियासत कह ले, इसको आप जो मर्जी नाम दे दे, ये एक हकीकत है। ये भी बात मेरे हिसाब से एज अ इक्विटी ये गलत नहीं कह रहे। तो भाई, जब अपने घर में आग लगाओगे और अपने घर में 75 साल से आप आग लगा रहे हैं, तो अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाहर वाले आके उस आग को बुझाएंगे? हमने क्या किया है ये देखें ना, हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने कोई पिछले 1 साल से डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनके लोग बैठे हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसपे हमने डॉलर की बचत की हो? आप तो मर्सिडीज गाड़ियों से कम पे नीचे आ ही नहीं रहा कोई आदमी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल क्या ऐसे। बातें कर रहे हैं? अच्छा शब्बर साहब, आप कोई उम्मीद आपको नजर आती है? बजट जो पेश होगा 9 जून की तारीख दी है डॉक्टर साहब ने, तो बजट से पहले या बजट के बाद कोई यकीन दहानी के साथ हम बजट बनाएंगे? कैसे बजट बनाएंगे आखिर? देखिए, बजट तो खैर ये मजाक में ही बनेगा। बजट तो IMF के साथ बनेगा, ये इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगी और गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि एक ऐसा बजट दे जिसमें वो रिलीफ देने की कोशिश करे, मगर IMF उनको ये अलाउ नहीं करेगा। हो सकता है ये IMF के खिलाफ चले जाएं, मगर जो अगली गवर्नमेंट आएगी जो कि आनी ही है इन एनी केस, वो इसको सही करेगी। बात बड़ी सिंपल है जनाब, मेरी बात आज आप रिकॉर्ड पे लिख लें। मैंने ये बात 5 महीने पहले भी दी थी कि इस मुल्क में आने वाले दिनों में चाहे वो निज़ाम किसी शक्ल का भी हो, मईशत जो है वो अब वो लोग आके सही करेंगे जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं और पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं। उन लोगों की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, चाहे वो सियासी रास्ते से आए या किसी और रास्ते से आए। ये लोग ये जो आज बैठे हैं और जो सियासी पार्टियों में बैठ के मईशत को सियासत के नाम पे ख़राब कर रहे हैं, हम इनको मजीद ख़राब नहीं करने देंगे। हमारे पास बड़ा क्लियर रास्ता है। हम जब मैं अपने हम कहता हूँ तो हम उन पाकिस्तानी मुहब्बे वतन मईशत के बारे में, दानों के बारे में बात करता हूँ जो पाकिस्तान की मईशत को समझते हैं और पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात को समझते हैं। हमने ये बहुत देख लिया कि ये क्या हो रहा है। अब इंशाअल्लाह ताला हम इसको मजीद खराब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि आफ्टर द इलेक्शन और केयर टेकर के ज़माने में ये चीज़ें आपको एक सही रिफ्ट में जाती नजर आएगी। हमें सबसे पहले सच बोलना और सही तस्वीर अवाम को दिखानी होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।